कितनी विशेषताएं पढ़ ली थी अपन ने? 3 पढ़ ली थी। कौन कौन सी? त्रिक प्रकृति, दूसरा बताओ दुर्व्ययता, तीसरा बताओ अतिव्यापी। ठीक है, चौथा लिखो फिर। कोमालेस तथा स्पेसलेस, 4 नंबर पे लिख लो। लिखो, आनुवांशिक कूटों के मध्य, आनुवांशिक कूटों के मध्य कोई कोमा या खाली स्थान कोई कोमा या खाली स्थान नहीं पाया जाता है। पांच नंबर पे लिखो, कूटों की अपभ्रष्टता, डीजेनरेटिव नेचर ऑफ कोडोन। लिखो, एक एमिनो अम्ल एक एमिनो अम्ल एक से अधिक कोडोन द्वारा एक से अधिक कोडोन द्वारा कोडित हो सकता है। एक से अधिक कोडोन द्वारा कोडित हो सकता है। एग्जाम्पल लिख सकते हो। सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपने पास में ल्यूसीन, ल्यूसीन 6 कोडोन द्वारा कोडित हो सकता है। ल्यूसीन 6 कोडोन द्वारा कोडित हो सकता है। छह नंबर पे लिखो, असंदिग्धता, नॉन एम्बिजियस नेचर। असंदिग्धता, नॉन एम्बिजियस नेचर। नॉन एम्बिजियस नेचर। देखो इसके अंदर एक आनुवांशिक कूट तुम्हारा क्या नाम है? ये इधर जो लड़की बैठी है, हैं? प्रियंका, आज कुछ ज्यादा बातें नहीं हो रही क्या? हैं? शांति से बैठ जाओ। देखो, एक आनुवांशिक कूट केवल एक एमिनो एसिड, केवल एक एमिनो एसिड, पूजा पीछे भी पूजा है क्या कोई?
अरे पीछे कौन है पूजा? दिखाना एक बार शकल, दिखाना पीछे। भास्कर। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? पूजा भास्कर। हाँ लिख लो। क्या लिखा है बताओ? एक आनुवंशिक कूट केवल एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। अपवाद लिखो। अपवाद लिखो भाई। GUG एक संदिग्ध कोडोन है। GUG एक संदिग्ध कोडोन है। यह सामान्यतया पूजा ही बोल रही है ना वापस? तो कौन बोल रहा है? ये दो लाइनों में बोल रही है, कोई लड़की तो बोल रही है। हैं, ज्यादा बात कर रही है आज। देखो, GUG एक संदिग्ध कोडोन है। यह सामान्यतया यह सामान्यतया वेलिन के लिए कोड करता है। वेलिन के लिए, वेलिन नाम का अमीनो एसिड लिखवाया था ना आपको, वेलिन के लिए कोड करता है। कोड करना मतलब सोचना रखना, ये चीज बता चुकी हूँ मैं आपको पहले। लेकिन लेकिन अनुवादन प्रारंभन स्थल पर यह है, लेकिन अनुवादन प्रारंभन स्थल पर यह मिथियोनिन के लिए कोड करता है। मिथियोनिन के लिए कोड करता है। भाई आपको एक चीज बताई थी मैंने, GUG और AUG ये दो ऐसे कोडोन हैं जो स्टार्ट कोडोन का काम करते हैं। यूकैरियोट्स में मुख्य रूप से कौन करेगा स्टार्ट कोडोन का काम? AUG। ये किसको कोड करता है? मिथियोनिन को। और GUG नॉर्मली किसको कोड करेगा? वेलिन को। लेकिन अगर इसको एज ए स्टार्ट कोडोन काम में लिया जाता है जीव के द्वारा, एज ए स्टार्ट कोडोन, तो उस कंडीशन में ये किसके लिए कोड करने लग जाएगा? ये भी मिथियोनिन के लिए कोड करने लग जाएगा। हाँ प्रीतम, कोई समस्या? लिखो 7 नंबर पे लिखो। 7वीं विशेषता है सार्वत्रिक प्रकृति। सार्वत्रिक प्रकृति, यूनिवर्सल नेचर। यूनिवर्सल नेचर, सार्वत्रिक प्रकृति। लिखो, आनुवांशिक कोड सभी जीवों में पाए जाते हैं। आनुवांशिक कोड सभी जीवों में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू सभी जीवों में
सभी जीवों में फेनिल एलानिन फेनिल एलानिन के लिए फेनिल एलानिन के लिए कोड करता है। लिख लिया सबने? इसी के साथ में अपने आनुवांशिक कोट कंप्लीट। अब हेडिंग लगाओ, ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादन। हेडिंग लगा लो, पेज के बीच में हेडिंग लगाना, थोड़ी बड़ी हेडिंग लगा लो। अनुवादन, ट्रांसलेशन। लिखो, एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण अनुवादन कहलाता है। अनुवादन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अनुवादन की प्रक्रिया अनुवादन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य ब्रैकेट में लिख लो साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। में संपन्न होती है। ट्रांसलेशन हेतु आवश्यकताएं। ट्रांसलेशन करने के लिए सेल को किन किन चीजों की आवश्यकता होती है वो अपन लिख रहे हैं अभी। सबसे पहले तो आपको पता है क्या चाहिए, एक नंबर पे किससे बनेगा प्रोटीन, एमआरएनए से। और एमआरएनए पर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से प्रोटीन बनेगा, आनुवांशिक कोड। और आनुवांशिक कोड किसके लिए कोड करते हैं, किसके लिए सूचना रखते हैं, एमिनो एसिड के लिए। और एमिनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो एमआरएनए चाहिए अपन को। 2 नंबर पे आपको चाहिए एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स। एमआरएनए कैसे बनता है ये चीज मैं आपको ऑलरेडी डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ, ट्रांसक्रिप्शन वाले चैप्टर के अंदर, अनुलेखन के अंदर पढ़ चुके हैं ना अपन। एमिनो एसिड 20 होते हैं, 20 के 20 नाम मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, इनको वापस बताने की आवश्यकता नहीं है। 3 नंबर पे अपने पास में है राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम के बारे में अपन कोशिका विज्ञान में डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर और बताऊंगी मैं इसके अंदर आपको राइबोसोम की। 4 नंबर पे आपको चाहिए टीआरएनए। टीआरएनए की संरचना पढ़ाई या नहीं पढ़ाई अभी तक, ये बताओ। नहीं पढ़ाई ना, तो टीआरएनए की संरचना अपन पढ़ेंगे, ठीक है। 5 नंबर पे अपन को एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है एएआरएस, पूरा नाम है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये एंजाइम अपन देखेंगे क्या काम करता है, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इसके अलावा आपको एनर्जी चाहिए किस रूप के अंदर, एटीपी के रूप में। आपको चाहिए जीटीपी, और इसके अलावा चाहिए मैग्नीशियम आयन। ये सारी चीजें आपको अगर अवेलेबल है तो कोशिका आराम से प्रोटीन का निर्माण कर सकती है। ये लिख लो पहले आप।
चलो ये बताओ, यूकैरियोटिक सेल्स में कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा? 80S। और प्रोकैरियोट्स में 70S। 80S की उप इकाइयां कौन कौन सी होती हैं? 60S और 40S। और 70S की बताओ? 50 और 30। चलो तो देखो, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के स्ट्रक्चर देख रहे हैं अपन। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की संरचना ध्यान से देखना। ये अपने पास में राइबोसोम है, एक तो बड़ी इकाई होती है और दूसरी छोटी उप इकाई होती है। छोटी उप इकाई के अंदर आपको मिलेगा एक चैनल। छोटी इकाई में क्या मिलेगा आपको? एक चैनल मिलेगा। और ये जो चैनल आपको मिल रहा है इसका नाम है एमआरएनए चैनल। इस चैनल का नाम क्या होगा? एमआरएनए चैनल, क्योंकि इसके अंदर एमआरएनए आकर फिट होता है। चलो मेरे को एक बात बताओ आप, ये जो राइबोसोम है ये कहाँ पाए जाते हैं? राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? क्या? सेल के अंदर? सेल में कहां पर? तो सेल तो बहुत बड़ी होती है। कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप में पाए जाते हैं और साथ में अंतःपद्रवी जालिका के ऊपर भी चिपके हुए पाए जाते हैं। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटीन बनती है वो अंतःपद्रवी जालिका के ऊपर बनती है, क्योंकि वहां पर जो राइबोसोम पाए जाते हैं ना, वो राइबोसोम पेप्टाइड चेन बनाएंगे और अंतःपद्रवी जालिका के अंदर ट्रांसफर करेंगे और फिर उस पेप्टाइड चेन की होगी फोल्डिंग। फोल्डिंग याद आ रही है क्या आपको? धागे को अपन ने फोल्ड किया था, उसके बाद में जैविक रूप से सक्रिय प्रोटीन का निर्माण होता है। तो फोल्डिंग कहाँ होगी? अंतःपद्रवी जालिका में। लेकिन निर्माण कहाँ हो रहा है पेप्टाइड चेन का? राइबोसोम के अंदर। बात समझ में आ गई? तो देखो इधर एमआरएनए चैनल है, इसके अंदर एमआरएनए आकर फिट होगा। इस इकाई का नाम क्या है? 50S। इसका नाम क्या है? 30S। अब आप लोग मुझे बताओगे बड़ी वाली इकाई के अंदर कौन कौन से आरआरएनए पाए जाते हैं? जल्दी जल्दी बता दीजिए। 23S आरआरएनए। दूसरा 5S आरआरएनए। और छोटी वाली के अंदर यहां मिलेगा 16S आरआरएनए। ये जो 23S आरआरएनए है ये क्या काम करता है? यह एमिनो एसिड्स के बीच पेप्टाइड बंध बनाता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, कौन से बंध के द्वारा? पूजा चांटा पड़ जाएगा एक, सीरियसली बता रही हूँ ना, रोते फिरोगे फिर तुम। ध्यान दे लो क्लास में, टारगेट बेस में हो तुम, फाउंडेशन में नहीं हो। दो एमिनो एसिड कौन से बंध से जुड़ते हैं? पेप्टाइड बंध। और पेप्टाइड बंध जुड़ने के बाद में एक लंबी चेन बनती है, उसका नाम क्या बताया था? पेप्टाइड श्रृंखला। और उस पेप्टाइड श्रृंखला में फोल्डिंग होगी जिसकी वजह से क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। बात समझ में आ गई क्या? तो पेप्टाइड बंध बनाने का काम किसका है? 23S आरआरएनए का। अगर आपको ये काम यूकैरियोटिक सेल के अंदर पूछ लिया जाए तो ये काम कौन करेगा? यूकैरियोटिक सेल में ये काम कौन करेगा? सबसे बड़ा आरआरएनए कौन सा होता है यूकैरियोटिक सेल में? 28S आरआरएनए। वो ये काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इसलिए इसे पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज नामक एंजाइम के रूप में जाना जाता है। मैंने एक चीज बताई थी आपको कि ऑलमोस्ट जितने भी एंजाइम है वो किससे बनते हैं? प्रोटीन से। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट आरएनए से बनते हैं, और उसका एक अच्छा सा एग्जांपल कौन सा है? पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज। आरएनए डायरेक्ट एंजाइम का काम कर रहा है,
क्योंकि दो एमिनो एसिड के बीच में बंध बनाने का काम कर रहा है। चलो आगे देखो, तो आगे अपन, हाँ, इसीलिए इसको संरचनात्मक आरएनए भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? इसे संरचनात्मक आरएनए भी कहा जाता है। और यूकेरियोट्स में किसको बोलेंगे? संरचनात्मक आरएनए। यूकेरियोट्स में 28S आरएनए को बोलते हैं। आगे देखो, यहां पर अपने पास में एक चैनल मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा बताओ? एक चैनल मिलेगा। इस चैनल का नाम है पेप्टाइड एग्जिट चैनल। क्या नाम है इसका? पेप्टाइड एग्जिट चैनल। जो पेप्टाइड चेन बनेगी वो चेन यही से बाहर निकलेगी राइबोसोम में से। यहाँ चेन बन रही है और बन के वो कहाँ निकल रही है? बाहर की तरफ। कौन से चैनल से? पेप्टाइड एग्जिट चैनल से। अब ये जो राइबोसोम में यहाँ पर 3 साइट होती हैं। 3 साइट कौन कौन सी हैं? साइट यानी स्थल। एक तो पी, दूसरा ए और तीसरा ई। ये 3 स्थल होते हैं। इन तीनों के अलग अलग कार्य हैं। कार्य क्या है वो देखो आप। यहाँ लिख रही हूँ मैं इनके कार्य। सबसे पहले अपने पास में ए साइट। ए को अपन बोलते हैं एक्सेप्टर साइट। एक्सेप्टर साइट। दूसरा अपने पास, इसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? ग्राही स्थल। ग्राही स्थल। दूसरा है पी साइट। पी का नाम है पेप्टिडिल साइट। पेप्टिडिल साइट। और तीसरा है ई। ई यानी कि एग्जिट साइट। एग्जिट का मतलब क्या होता है? एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। एग्जिट का मतलब क्या होगा? बाहर निकलना। अब एक चीज सुनो आप, एमिनो एसिड कहां पर आएंगे? राइबोसोम के पास। कौन लेकर आएगा? टीआरएनए। टीआरएनए का नाम ट्रांसफर आरएनए, आपको पता हो तो। और ट्रांसफर आरएनए मतलब ट्रांसफर करेगा। किसको ट्रांसफर करेगा? एमिनो एसिड को। कहां पर ट्रांसफर करेगा? राइबोसोम के पास। सबसे पहला जो एमिनो एसिड आएगा वो कौन सी साइट पर आएगा? पी साइट के ऊपर सबसे पहला। लेकिन इसके बाद में जितने भी आएंगे वो सारे कहाँ आएंगे? ए साइट के ऊपर। इसका मतलब लगभग सभी एमिनो एसिड को एक्सेप्ट करने का काम किसका है? ए साइट का। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? एक्सेप्टर साइट। दो एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बंध बनाने का काम कौन सी साइट पर होगा? पी साइट के ऊपर। इस वाले लोकेशन पर होगा। दो एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बंध बनाने का कार्य। जब मैं डायग्राम बनवाऊंगी तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके। फिर खाली जो टीआरएनए, टीआरएनए एमिनो एसिड लेके आया, इसने एमिनो एसिड कहाँ छोड़ दिए? राइबोसोम के पास में। और खुद तो खाली हो गया ना, तो खाली टीआरएनए कौन सी साइड से बाहर निकल जाएगा? ई साइड से बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहला एमिनो एसिड कौन सी साइड पर आएगा? पी के ऊपर। उसके बाद में आने वाले जितने भी हैं वो कहाँ आएंगे? ए साइड के ऊपर। दो एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बंध कहाँ बनेगा? पी साइड के ऊपर। खाली टीआरएनए कहाँ से बाहर निकल जाएगा? ई साइड से बाहर निकल जाएगा। ये संरचना पढ़नी जरूरी थी क्योंकि आगे अपन इसी को बेस बनाकर पूरी प्रोसेस समझेंगे। लिख लो। चलो आगे देखो। तो आगे अपने पास में है टीआरएनए की संरचना। टीआरएनए की संरचना। टीआरएनए की संरचना को समझाने के लिए दो मॉडल दिए गए। एक तो 2D मॉडल और दूसरा 3D मॉडल। सही बैठ से हाथ हटा मुझसे बेवकूफ। 2D मॉडल और 3D मॉडल। 2D मॉडल का मतलब होता है 2 डायमेंशनल मॉडल, यानी कि द्विविमीय मॉडल। और 3D का मतलब होता है त्रिविमीय मॉडल। दो टाइप के मॉडल है। सबसे पहले अपन किसकी चर्चा करेंगे? 2D मॉडल की। तो फर्स्ट अपने पास में 2D यानी कि 2 डायमेंशनल मॉडल।
जिसको अपन बोल सकते हैं द्विविमीय मॉडल। द्विविमीय मॉडल, ये मॉडल किसने दिया था? तो आप बताओगे यह मॉडल रॉबर्ट होले ने दिया था। किसने दिया था मॉडल? रॉबर्ट होले ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। नेक्स्ट आप बताओगे इनके अनुसार टीआरएनए की संरचना क्लोवर लीफ यानी कि तिपतिया घास, क्लोवर लीफ यानी तिपतिया घास के समान दिखाई देती है। तिपतिया घास के समान दिखाई देती है। अब देखते हैं कैसी संरचना मिलेगी इसकी। संरचना देख लेते हैं। देखो ये 5 प्राइम सिरा और ये कौन सा हो जाएगा 3 प्राइम। यहाँ पर एक सीक्वेंस होती है सी सी ए सीक्वेंस। ओके, बेसिकली इस टीआरएनए की 4 भुजाएं होती है, लेकिन एक अतिरिक्त भुजा भी इसके अंदर पाई जाती है। अब सबसे ऊपर देखो, ये वाली जो भुजा है इसको अपन क्या बोलेंगे? इस वाली भुजा का नाम होगा एक्सेप्टर आर्म, यानी कि ग्राही भुजा। ग्राही भुजा क्यों कहते हैं? तो आप बताओगे एमिनो एसिड इसी पर जुड़ते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? ग्राही भुजा, क्योंकि एमिनो एसिड इसी के ऊपर आकर जुड़ते हैं। पहली भुजा तो ये होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा अपने पास में ये वाला लूप, इसको अपन बोलते हैं टी साई सी लूप। और ये क्या काम करता है? यह राइबोसोम को पहचानने का कार्य करता है। राइबोसोम को पहचानने का कार्य कौन सा लूप करेगा? टी साई सी लूप। एक अपने पास इधर दिख रहा है आपको ये वाला, इसको अपन बोलते हैं DHU लूप। DHU लूप ये क्या काम करता है? यह एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम को बंधन स्थल उपलब्ध करवाता है। मैंने आपको आवश्यकताओं के अंदर लिखवाया था कि एंजाइम AARS एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज ये काम क्या करता है, ये तो आगे अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इतना याद रखो DHU लूप का कार्य क्या है? यह AARS एंजाइम को बंधन स्थल उपलब्ध करवाता है। ये वाला जो लूप आपको दिख रहा है सबसे लास्ट के अंदर, इस वाले लूप का नाम है एंटी कोडोन लूप। क्या नाम है? एंटी कोडोन लूप। चलो मुझे बताओ कोडोन तो कहां पाए जाते हैं? कोडोन आपको मिलेंगे mRNA के ऊपर। कोडोन कहां मिलेंगे? mRNA के ऊपर। ये मान लो mRNA है, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, यहाँ कोडोन है AUG। तो इसके अपोजिट एंटी कोडोन कहां मिलेंगे आपको? tRNA के ऊपर। इसके अपोजिट क्या आएगा? C, इसके अपोजिट A, और इसके अपोजिट बताओ U आ जाएगा। तो ये जो है, ये अपन ने जो लिखे हैं इनको अपन बोलते हैं एंटी कोडोन, जो कहां पाए जाते हैं? टीआरएनए पर। और ये क्या है अपने पास में? कोडोन, जो कहां पाए जाते हैं? एमआरएनए पर। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से। कोडोन कहां मिलेंगे? एमआरएनए पर। एंटी कोडोन कहां मिलेंगे? टीआरएनए के ऊपर। कोडोन के अपोजिट क्या होते हैं? एंटी कोडोन। इसीलिए इस लूप का नाम क्या पड़ गया? एंटी कोडोन लूप। तो टीआरएनए की मुख्य रूप से कितनी भुजाएं होंगी? 4। कौन कौन सी? एक्सेप्टर आर्म, टी-साई-सी लूप, DHU लूप और एंटीकोडोन लूप। ये जो मॉडल है इसको अपन ने बोला द्विविमीय मॉडल। लिख लो यहां तक।